नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। अपनी यूट्यूब पे एमएससी फिजिक्स की इन डेमो क्लासेस में अब तक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें अपन ने वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड की कैलकुलेशन की थी। फिर अपन ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पी पे फील्ड को कैलकुलेट किया था। ठीक है। फिर बच्चों लास्ट अपन ने लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी पॉइंट पी पे फील्ड के कैलकुलेशंस की थी। फिर अपन ने न्यूमेरिकल किया था। और आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोस लॉ। अब तक अपन ने जो फील्ड की कैलकुलेशन की प्रोसेस देखी थी बच्चों, वो एक कन्वेंशनल मेथड है। अब यहाँ पे अपन गोस लॉ का यूज करते हुए, गोस लॉ के स्टेटमेंट का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो हेडिंग डालिए। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है। यूनिवर्सिटी में आपसे डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, स्टेट एंड प्रूव द गोस लॉ। आपसे गोस लॉ का इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म पूछा जा सकता है, और इनका यूज करते हुए आपसे लाप्लास और पाइसन इक्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है। फिर इनके एप्लीकेशंस की अपन बात करेंगे। एप्लीकेशन में अपन यूनिफॉर्म चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड कैलकुलेट करवाया जा सकता है। लॉन्ग सिलेंडर की वजह से फील्ड कैलकुलेट करवाया जा सकता है। इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन की वजह से फील्ड की कैलकुलेशन अपन देखेंगे, और डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो 3-4 बार आ चुका है बच्चों। पिछले अगर 10 साल की बात करें अपन, तो हेडिंग डालिए गोस लॉ। तो गोस लॉ का पहले स्टेटमेंट समझते हैं बच्चों की। स्टेटमेंट आखिर क्या है? किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है स्टूडेंट, उसकी जो वैल्यू होती है उस क्लोज सरफेस में प्रेजेंट या एनक्लोज चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम के इक्वल होती है। सर आपने जो बोला समझ में नहीं आया तो दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। किसी भी क्लोज सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा स्टेटमेंट भी। ठीक है। अब सर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपने कहा फ्लक्स, बट आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो फ्लक्स ही नहीं जानते हो। तो मैं साथ में पहले फ्लक्स भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों ये कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस है, और किसी भी सरफेस से निकलने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आप फ्लक्स कहते हैं। जैसे आपकी सरफेस है और यहां से अपन फील्ड ऑफ लाइंस पास करवा रहे हैं, तो इन फील्ड ऑफ लाइंस के नंबर को आप क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पे फ्लक्स कहेंगे। और फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर लिखा जाता है। दिस इज द फ्लक्स। तो समझ में आ गया, किसी भी सरफेस से निकलने वाली फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ले लेंगे बात। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्लक्स समझ में आ गया। गोस लॉ का जो स्टेटमेंट है बच्चों किसके लिए अप्लाई करेंगे? जब सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी जो लिखवाने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब आपको फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर अपन बात करेंगे यहां पे गॉस लॉ के स्टेटमेंट की, फिर उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे।
पहले अपन प्रूव करेंगे कि आखिरकार जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है जिसमें आप लिखते हैं फाई इज इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्या इसको प्रूव करके बताएंगे कि आखिरकार इसी प्रकार से आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे द फील्ड ऑफ लाइंस, द फील्ड ऑफ लाइंस, द फील्ड ऑफ लाइंस passing through a surface, passing through a surface is known as electric flux. Okay, and it is denoted by, and it is denoted by, और जब आपसे पूछा जाए तो आपको भी इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है जिससे एग्जामिनर को लगना चाहिए वाकई बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, दैट मीन्स जो यहां पे फाई लिखा जाता है बच्चों वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। जो यूनिट होता है बच्चों फ्लक्स का वो वेबर होता है, इस पे सबसे पहले लगाएंगे एमटीआर। ठीक है बच्चों, और इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे इसकी यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, वेबर होती हैं। ठीक है, वहां पे लिखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है उस क्लोज सरफेस में प्रेजेंट चार्ज और एप्सिलॉन नोट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो यहां पे लिखेंगे द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, through any surface, the flux through any surface is equals to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of enclosed charge in closed surface, दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे जो फ्लक्स हैं बच्चों वो एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे लगा लेंगे एम टी आर, समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है बच्चों, और इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहां पे फ्लक्स को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और यहां पे जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो आप क्लोज सरफेस के लिए करने जा रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे क्लोज ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू
क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है। और यहां पे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लिखना जरूरी है बच्चों, ठीक है, यहां पे रिंग बनाना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे। कर लीजिए भाई नोट। तो जब आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। बड़े भाई आगे, और प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। हालांकि अगर आप चाहेंगे कि सर आप इनके रिटर्न नोट्स प्रोवाइड कराइए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट खुद के नोट्स होने चाहिए बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। तो उस बात की आप चिंता नहीं करेंगे। अब बच्चों अपने को प्रूव करना है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देंगे। यहां पे लिखेंगे प्रूफ, ठीक है बच्चों। और यहां पे अपन एक आर्बिट्रेरी सरफेस का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन ने आर्बिट्रेरी सरफेस बना ली। और इस आर्बिट्रेरी सरफेस जो कि क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज जो प्रेजेंट है वो क्यू चार्ज प्रेजेंट है। और यहां पे अपन देख लेते हैं बच्चों कि यहां पे इसकी जो सरफेस है, ये सरफेस यहां पे अपने को फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ये आर केप हो गया अपना, ठीक है। जाहिर सी बात है यहां पे अपन सॉलिड एंगल की भी बात करेंगे, ठीक है। और ये सरफेस जो है, इस सरफेस की डायरेक्शन जो हो जाती है इस प्रकार से हो जाती है। और ये ds हो गया अपना, ठीक है, क्योंकि अपन यहां पे किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, फ्लक्स की बात करने वाले हैं। तो यहां पे अपन ने क्या कर लिया, एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है। आप लोगों को मैं एलिमेंट सेलेक्ट करना सिखा चुका हूं। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर यहां पे आपने सबसे पहले बताइए ये एरिया एलिमेंट क्यों लिए हैं। तो ध्यान से देखिए, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो यहां पे मुझे एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे मैंने एरिया वेक्टर डिफाइन कर दिया विद डायरेक्शन। यहां पे मैंने आर केप डिफाइन कर दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों यहां पे जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना डिफाइन कर देंगे, डी ओमेगा डिफाइन कर देंगे। सॉलिड एंगल के बारे में आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए, किसी भी सरफेस की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर केप।
तो आर केप के अलोंग ही यहां पे फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो ये हो गया आपका ई वेक्टर। ठीक है, आइए बच्चों यहां पे लिख देते हैं वी नो दैट, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहां पे आ जाता है आर केप। समीकरण नंबर 1 आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए बच्चों यहां पे अपन एरिया वेक्टर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अपन ने फील्ड डिफाइन कर दिया है। आइए अब अपन यहां पे आगे बढ़ते हैं और फ्लक्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों, यहां पे नाउ कंस्ट्रक्ट, नाउ वी कंस्ट्रक्ट, वी कंस्ट्रक्ट, और याद कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसी डायग्राम से देख देख के लिखना है भाई। याद करने का तो काम ही नहीं है, कोई थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी, केवल समझने का काम करना है। सब कुछ यहां है। नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एरिया एलिमेंट डीएस वेक्टर, नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एरिया एलिमेंट डीएस वेक्टर। ठीक है, डीएस वेक्टर एरिया एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। देन 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 द फ्लक्स डी फाई बराबर यहां पे आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ओके सर, यहां पे बच्चों वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे लिखा अपने आर वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये वैल्यू आ जाती है फ्लक्स की इस एरिया एलिमेंट डीएस के लिए। ठीक है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है। सो यहां पे आर केप डॉट डीएस वेक्टर को सिंस यहां पे लिखा जा सकता है आर केप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसको लिखा जाएगा डीएस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देंगे। अभी लिखेगा कोई नहीं, सभी का ध्यान केवल कहां पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों डी फाई बराबर यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आर स्क्वायर एज इट इज आपने लिखा, और इसको लिख देंगे बच्चों डीएस कॉस थीटा। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। और बच्चों यहां पे देन द टोटल फ्लक्स, देन द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू द क्लोज सरफेस। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों फाई बराबर जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लग जाएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज सरफेस। नो प्रॉब्लम सर, एंड वी कैन राइट
ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। और बच्चों जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, आप लोग अपने ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं, दैट इज द सॉलिड एंगल। और नहीं पता तो इसको आज से ध्यान रखेंगे, इसको अपन डी ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3, ठीक है। सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ from the concept of solid angle, ds cos थीटा, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, आज से याद रखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड एंगल को। और इसको क्या लिखा जा सकता है, डी ओमेगा लिखा जा सकता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। पढ़ी हुई है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ी हुई तो अब ध्यान आ गया, इसको ऐसे लिखेंगे बस, ठीक है। एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यहां पे लिख सकते हैं बच्चों फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से अपन ने लिखा। और यहां पे लिख दिया अपन ने क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और यहां पे आ जाता है डी ओमेगा। समीकरण नंबर आ जाता है 5। बच्चों कोई भी क्लोज स्पेरिकल पाथ होता है, उसके लिए जब आप सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई होती है। अब यहां पे अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, तो यहां पे चर्चा करना उचित भी नहीं होगा। तो यहां पे अपने को थोड़ा सा वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे अपन। सो द सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड स्पेरिकल पाथ, ठीक है भाई। तो यहां पे लिखेंगे डी ओमेगा, और इसकी वैल्यू जो लिखी जाती है वो 4 पाई आती है। तो यहां पे देन फाई इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे लिख दिया जाएगा 4 पाई। 4 पाई से बच्चों यहां पे अपन 4 पाई कैंसिल कर देंगे। तो अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो स्टेटमेंट आपने कहा था फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हैंस प्रूव्ड, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 6। यहां पे लिखेंगे हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो यहां पे फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ। अब यहां पे बार बार स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समराइज करते हुए भी चलना होता है। एक बार स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। और बच्चों अगर आपके जो चार्जेस हैं, आपका जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट सिस्टम है, एंड देयर इज बंच ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स वहां पे काफी सारे चार्जेस हैं क्लोज सरफेस के अंदर। तो जब आप एनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो सभी चार्जेस का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इफ देयर इज बंच ऑफ चार्जेस, यहां पे लिखेंगे इफ देयर इज bunch of charges inside the closed surface
inside the closed surface, inside the closed surface, then q enclosed is equals to summation qi. Okay, so phi इज इक्वल्स टू यहां पे आप लिखेंगे समेशन क्यू आई अपॉन एप्सलन नोट। अब इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे भैया, ठीक है। और आपके क्वांटम की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं भैया। अब बताओ कहां टप है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। कितना इजी वे में हो गया बच्चों, कहीं दिक्कत ही नहीं आ सकती। और क्वेश्चन आएगा सीधा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुनेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की आपकी जो एमएससी की क्लासेस हैं, चाहे सेमेस्टर सिस्टम वाले हो चाहे एनुअल सिस्टम वाले हो, दोनों की क्लासेस शाम को 4 बजे चल रही हैं भैया, ठीक है। और अगर आपको लाइव लेनी है तो लाइव जो होती हैं वो एप्लीकेशन पे होती हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं, काफी सारे बच्चों ने परचेज कर लिया है। तो अगर आपको भी लाइव इंटरेक्शन करनी है, सर के साथ लाइव क्लास लेनी है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्लासेस दोनों मोड में प्रोवाइड हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप चाहे तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है भाई। कर लीजिए नोट यहां से स्टेप बाय स्टेप। नोट यहां तक लिख लिया होगा, इक्वेशन 2 के बाद लिखिए, प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए भाई। लिख लिया होगा भाई आपने। अब लिखे इक्वेशन 3 और 4 से आपने लिख दिया कुछ इस प्रकार से।
लिख लीजिए भाई। अब क्या है, बहुत सी बार क्वेश्चन में आपसे इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे अपन, एक बार लिख लीजिए इसे। तो हेडिंग डालिए भाई, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो अपन गॉस लॉ के इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, और बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे अपन सबसे पहले गॉस लॉ के स्टेटमेंट की बात करेंगे और वहां से अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है आप लोग जानते हैं बच्चों, आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात को, ध्यान से सुनिए, एक ही बार में समझ में आएगा। क्या लिखवाया था सर? क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों क्लोज सरफेस के लिए? सर हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। और यहां से अपन ने 1/एप्सिलॉन नोट को एज इट इज लिखा। और सर जो एनक्लोज चार्ज है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो इसको भी लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन भाई रो यहां पे चार्ज डेंसिटी होगी और डीटो यहां पे वॉल्यूम हो गया, और आपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दिया जिस भी वॉल्यूम के अंदर ये चार्जेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, डिफाइन द गॉस लॉ एंड राइट द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, ठीक है भाई। तो इक्वेशन वन इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आप लोगों को बीएससी के अंतर्गत पढ़ने का सौभाग्य मिला है फंडामेंटल थ्योरम के बारे में, जहां पे अपन स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करते हैं। आपको पता होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती हैं वो सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदलने का काम करती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं लिखवाऊंगा भाई, अब मेरी जिम्मेवारी वो आप लोग, ठीक है। तो आपको कोई चीज नहीं आती तो उसको सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वी नो दैट फ्रॉम द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम से बच्चों, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तक पता नहीं थी, कोई बात नहीं, उनको मैं संभाल लूंगा, बट अब जो जो चीजें मैं आपको बताता चलता हूं वो एक ही बार में माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब तक आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। वो सब चीजें जो जो जहां पे काम आएगी मैं बताता हुआ चलूंगा।
तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है बच्चों की क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो होता है इसको आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में, और यहां पे जो ए वेक्टर लिखा हुआ है इसका क्या कर लेंगे, डाइवर्जेंस ले देंगे, और ठीक है यहां पे आप क्या लिख देंगे, डीटो लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सो इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। ये होता है बच्चों गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस थ्योरम को आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी सरफेस क्लोज होनी चाहिए। दैट मीन्स जो यहां पे आप सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन होगा, तभी इस पे आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ने ऐसे ही यहां पे शोभा बढ़ाने के लिए ये रिंग लगा दी होगी, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लिख दिया होगा। यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, फिर बता दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखा जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर, यहां पे लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, और यहां पे आ जाएगा डीटो। ठीक है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 की बात करते हैं बच्चों। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के, सर दिखाइए, तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड यही है, यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड यही है। तो इक्वेशन 1 और 3 से इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया जाएगा बच्चों डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, और यहां पे डीटो लिख दिया जाएगा, डीटो इज वॉल्यूम एलिमेंट। ओके, और यहां पे लिख देंगे बच्चों क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इसके लिए इसके अलावा यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 किसको दिया था, हाँ बिल्कुल यहां पे रो डीटो में ही लिखा हुआ है। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों 1/एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन रो डीटो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पे अगर आप कंपेयर करते तो यहां पे भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, यहां पे भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। then we can write then we can write divergence of E vector is equals to रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 जो होता है बच्चों गोस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस। ठीक है, तो इसको अब स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे, और ये कंप्लीट होता है इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो कर लीजिए यहां से नोट सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है भाई,
ठीक है भाई, तो लिख लीजिए यहां तक। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अभी टाइम है अपने पास, अभी तो टाइम है, ठीक है। तो अब अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों गोस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे अपन। तो पहले समझते हैं कि गोस लॉ के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो गोस लॉ जो है बच्चों, इसकी थ्रू अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। बट यहां पे एक दिक्कत है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर अभी पहले भी कैलकुलेट करते आए थे, कहीं पे भी किसी भी वॉल्यूम सरफेस या लाइन के लॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम हमारा फॉर्मूला जानते और उसके थ्रू यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सर डिस्क्रीट है तो उसके लिए भी आपने हमें कैलकुलेशन करने का तरीका बताया है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने बताया है सर कि फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर आर आई के, बिल्कुल बताया है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों जो गॉस लॉ होता है ना, ये सिमेट्रिक बॉडीज के लिए फील्ड की कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सिमेट्रिक बॉडीज के लिए फील्ड की कैलकुलेशन, तो ये एक तरीके से कमी भी कह सकते हैं अपन गॉस लॉ की, कि ये केवल और केवल सिमेट्रिक बॉडीज के लिए ही फील्ड कैलकुलेट करता है। मैंने ये कतई नहीं कहा कि गॉस लॉ केवल और केवल इलेक्ट जो सिमेट्रिक बॉडीज है उनके लिए ही वैलिड होता है। वैलिड तो हमेशा होगा, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा बच्चों वो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बट इसके इसका यूज करके जो फील्ड की कैलकुलेशन की जाती हैं वो केवल और केवल सिमेट्रिक बॉडीज के लिए ही की जाती हैं। जैसे बच्चों यहां पे मैंने इस प्रकार से एक गाउसियन सरफेस बना दी, ठीक है। तो इस चार्ज क्यू की वजह से इस स्पेरिकल सरफेस जो गाउसियन सरफेस है बच्चों, मान लेते हैं वो स्पेरिकल नेचर रखती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेडियस आर है। अब बच्चों मैं यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं, मैं यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं, मैं यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं, मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं, सभी केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई ही आएगा, सेम आएगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज क्यों है, डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिखेंगे बच्चों स्टेटमेंट क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट और यहां पे आ जाएगा क्यू एन क्लोज। तो बच्चों जाहिर सी बात है आप इस ई को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इस गाउसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो यहां पे लिखेंगे ई और यहां पे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डीएस की बात करें तो यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे अपन 4 पाई r² 1/एप्सिलॉन नॉट और यहां पे क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितना है बच्चों, क्यू ही है। तो अपना रिजल्ट आ गया और यहां से फील्ड डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो गया। बट सर अगर यहां पे ये सरफेस ऐसी ना होकर, ये सरफेस ऐसी ना होकर इस प्रकार से होती तो यहां पे ये R1 होती, ये R2, ये R3 और ये R4 अलग अलग डिस्टेंसेस होती क्योंकि आर्बिट्रेरी है। तो फिर यहां पे हर पॉइंट पे यहां पे फील्ड E1 होता है, यहाँ पे E2, यहाँ पे E3, यहाँ पे E4। फिर यहां से आप फील्ड बाहर
नहीं निकाल पाते तो आप फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ये जरूर है कि उससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता, फिर वो फ्लक्स तो कैलकुलेट करता पर फील्ड नहीं देता। तो गॉस लॉ जो है बच्चों स्पेशली फ्लक्स को बताता है, बट अपन ज्योमेट्री का यूज करते हुए सिमेट्रिक बॉडीज के लिए उससे क्या कर लेते हैं, फील्ड की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा फील्ड का कैलकुलेशन ट्रिकी पड़ता है बच्चों, कम से कम सिमेट्रिक बॉडीज के लिए। तो आप ज्यादातर जो भी पढ़ते हैं बच्चों, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए ही पढ़ते हैं। तो जो गॉस लॉ है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज गॉस लॉ इज इंपॉर्टेंट टूल, गॉस लॉ इज इंपॉर्टेंट टूल टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो यहाँ पे अपन पहला इसका एप्लीकेशन लिखेंगे बच्चों, जो गॉस लॉ का अपन यूज करेंगे यहाँ पे, और फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के लिए करेंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। और इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। और यहाँ पे तीन डिफरेंट रीजन्स की बात करेंगे, चार्ज्ड स्फीयर के अंदर, चार्ज्ड स्फीयर की सरफेस पे, और चार्ज्ड स्फीयर के बाहर फील्ड की नेचर कैसी होगी उनके बारे में अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर हैं, और आप जानते हैं जो स्फीयर होता है वो एक सिमेट्रिक बॉडी होता है। पहली बात तो गॉस लॉ लगेगा। अब तो सर बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर। अब बच्चों एक आर रेडियस का अपन स्फीयर मान लेते हैं जिसमें प्रेजेंट चार्ज को क्यू मान लेते हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर बाहर अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे फील्ड की। ठीक है। टाइम कितना हो गया भाई, तो हो जाएगा लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर with charge density, with charge density rho। ठीक है। एंड द टोटल चार्ज, एंड द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर इज कैपिटल क्यू। ठीक है। एंड द रेडियस इज कैपिटल आर, एंड द, एंड द रेडियस इज
इज कैपिटल आर। तो यहां पे डायग्राम भी बना देते हैं बच्चों। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से अपन ने डायग्राम बना दिया और यहां से रेडियस कैपिटल आर हो गई। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो रो हो गया, और यहाँ पे जो प्रेजेंट चार्ज है वो क्यू हो गया। जो क्यू चार्ज है बच्चों इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख रहे हैं। अब सबसे पहले केस फर्स्ट, यहां पे लिखेंगे केस फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले अपन आउटसाइड के लिए बात कर लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे बच्चों, स्मॉल आर रेडियस का एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे और स्मॉल आर बराबर क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। तो तो यहां पे लिख देंगे इसे ब्रैकेट में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। वी कंस्ट्रक्ट वी कंस्ट्रक्ट एन spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface। तो एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे जो कि स्पेरिकल होगी, जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। वी कंस्ट्रक्ट एन स्पेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ब्रैकेट में लिखेंगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो बच्चों ये अपने कैपिटल आर रेडियस का स्पेयर हो गया, और इसके आउटर में स्मॉल आर रेडियस का अपन एक स्पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ये अपने स्मॉल आर रेडियस का अपन गाउसियन सरफेस बनाएंगे, और यहां पे जो प्रेजेंट चार्ज है बच्चों तो कैपिटल क्यू है ही सही। तो यहां पे अब गॉस लॉ के स्टेटमेंट का यूज करेंगे। फ्रॉम गॉस लॉ, तो बात करें अगर बच्चों गॉस लॉ की, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पे गॉस लॉ की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आप जानते हैं कि इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू है। तो आपने यहां पे लिख दिया कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ई को बाहर निकाल लेंगे, और डीएस एरिया एलिमेंट है। जब इस स्मॉल आर रेडियस की स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 पाई r², 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहां पे डायरेक्शन आ जाएगी आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। कर लीजिए नोट।
तो कर लीजिए इसे नोट, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। राधे राधे।